हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आपकी सेहत कैसी है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप दोनों ही तरफ ध्यान दे रहे होंगे, बिकॉज़ वी ऑल अंडरस्टैंड कि कितनी मुश्किल के साथ आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, कितनी मुश्किलें आपके सामने हैं। एंड ऑब्वियसली दैट इज़ वाई वी ट्राई टू मेक इट अ बिट ईजियर फॉर यू टू कवर योर सिलेबस। एंड इन दैट सीरीज़ आज हम आपके साथ हैं एक बार फिर रेडियो कक्षा लेकर। आज बच्चों हम आपसे बात करेंगे क्लास 7th की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो आपकी बुक है उसके सेकंड चैप्टर के बारे में। एंड बिफोर डूइंग दैट थोड़ा सा आपको जो हमने कल बताया था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। बच्चों, हमने आपसे बात की थी लास्ट चैप्टर में इक्वालिटी के बारे में, एंड द वे वी tried to make you understand equality was by citing some examples of inequality, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हमने बताया था कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं इनइक्वालिटी के, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके बेसिस पर इनइक्वालिटी हमारी समाज में व्याप्त है। इन दैट वे वी डिस्कस्ड अबाउट रिलीजन, कास्ट, इकोनॉमिक कंडीशंस। ये तमाम चीज़ें बच्चों कहीं ना कहीं हमें अनइक्वल बनाती हैं, इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती हैं। तो हमारे समाज की, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, ये उसकी एक कोशिश होनी चाहिए कि जितने भी तरीके से इनइक्वालिटी हो सकती है उसको दूर करने में हम अपना योगदान दें। और बच्चों, ये तो हमारे समाज की ओर से हम कह सकते हैं दैट इज़ इम्पेरेटिव ऑन आवर सोसाइटीज़ पार्ट टू ट्राई टू मिनिमाइज और ट्राई टू abolish inequality in every possible manner। लेकिन उसके अलावा there must be some apparatus that would ensure कि inequality समाज पर नहीं है। और उसके लिए बच्चों स्टेट होती है, स्टेट यानी सरकार होती है। एंड हमने आपको बताने की कोशिश की थी पहले भी कि 3 टियर में भारत में जो गवर्नमेंट है वो है। लोकल लेवल के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था, उसके बाद स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, उसके बाद फिर सेंटर में होती है केंद्र सरकार। और बच्चों, ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या मैंडेट होता है इनका, दैट इज़ डिसाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ आवर कंट्री, दिस इज़ द सुप्रीम लॉ गिवर ऑफ आवर कंट्री। और वहाँ जो कानून हैं, वहाँ जो प्रोविजंस हैं, उनको एट डिफरेंट टाइम्स जो हमारी कोर्ट्स हैं वो इंटरप्रेट करती हैं, और जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो हमारी विधायिका है, जो कानून बनाते हैं, जैसे केंद्र में संसद है, वो कानून बनाकर उसमें जो प्रोविजंस हैं उनको आम जनता तक जो एप्लीकेबिलिटी है उसको एक वास्तविक जामा पहनाती हैं। तो बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि दिस इज़ अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट कि इक्वालिटी का हमारे समाज में होना ज़रूरी है। बच्चों, इनइक्वालिटी हमने कई टर्म्स में बताया था हो सकती है, उसमें एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जैसे कि यूनाइटेड नेशंस की भी डेफिनेशन है, यूनाइटेड नेशंस का भी जो रिकमेंडेड वे ऑफ लिविंग है उसमें भी ये कहा गया है कि यदि हमारे पास सिमिलर हेल्थ स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, हमारे पास सिमिलर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वी आर नॉट हेल्दी। तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं जो हमारा एक स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है उसको नहीं उपभोग कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे उस अधिकार का वायलेशन कहलाता है। और बच्चों, अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में निर्धारित किए गए हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे जो एक मोटी सी बात है वो ये है कि ये कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिनका हमारे जीवन जीने के लिए होना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें बराबरी का अधिकार भी होता है, उसमें हमारा स्पीच का अधिकार भी होता है, और भी कई अधिकार होते हैं उसमें। तो ये जो अधिकार हैं इनको प्रिजर्व करने का, इनको इन्फ्रिंज ना हो, ये इंश्योर करने का जो जिम्मा होता है वो सबसे पहले सरकार का होता है, उसके बाद जो हमारी कोर्ट है उसका होता है। बच्चों, सो एज टू मेंटेन दीज राइट्स, कहीं ना कहीं हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ये सोचा कि ये जो अधिकार हैं इनका होना जीवन जीने के लिए बेहद आवश्यक है। तो इनको जस्टिसेबल बनाया गया, यानी कि इनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, और उसको कोर्ट इंजंक्शन दे सकती है या ऑर्डर पास कर सकती है उसके इफेक्ट में। इसके साथ ही बच्चों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हम जिन्हें कहते हैं, जिनका जो पर्पज़ है वो इंश्योर करना है सोशल डेमोक्रेसी को। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो कहीं ना कहीं जो सोशल डेमोक्रेसी है, जो सोशल राइट्स हैं हमारे, उनको छूता है। और आज हम आपसे
चूँकि हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, जो हमारा सेकंड टियर है हमारी गवर्नमेंट का, जिसमें हमारा एक राज्य होता है, उसके बारे में बच्चों कल हम आपको बताएंगे किस तरीके से एक जो स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट है वो कैसे फंक्शन करती है, क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो फैसिलिटीज़ या जो राइट्स हमारे पास हैं उनका फिलोसफिकल बेसिस क्या है, उनका आइडियोलॉजिकल बेसिस का क्या है और कहाँ से उनका निर्गमन होता है। और दैट इज़ वाई वी टोल्ड यू अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सब चीज़ें निर्धारित की गई हैं पहले से, और उसमें ही ये दिया गया है कि अधिकार होंगे, नीति निर्देशक तत्व होंगे जो सरकार को ये गाइड करेंगे कि उसे किस तरीके से पॉलिसीज़ बनानी है सो एज टू मैक्सिमाइज सोशल डेमोक्रेसी। तो ये जो बच्चों सोशल डेमोक्रेसी है उसी का ये पार्ट है। जैसे हमने आपको बताया कि जाति के आधार पर भेद ना करना, धर्म के आधार पर भेद ना करना, तो ये कहीं ना कहीं सोशल डेमोक्रेसी का एक एस्पेक्ट होता है। बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि कुछ ऐसी आधारभूत सुविधाएं सरकार को देनी होती है, क्योंकि हमारे संविधान में ये भी कहा गया है कि ये एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट बच्चों वो होता है जहाँ पर सरकार का, जहाँ पर स्टेट का, जहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसकी ये जिम्मेदारी होती है, उसका ये दायित्व होता है कि वो पब्लिक के लिए, उसकी जो सिटीजनरी है उसके वेलफेयर के लिए काम करे। इस लोक भावना के साथ काम करने को हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। तो उस वेलफेयर स्टेट को इंश्योर करने के लिए कुछ बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं उनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। आज उसी क्रम में हम हेल्थ को लेते हैं। जो अक्सर आप में से सभी जब भी कभी बीमार पड़ते होंगे तो यू माइट हैव गेट टू विजिट सम डॉक्टर्स ऑफ यू, जो फाइनेंशियली जिनके पास पैसा होता है ज़्यादा या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दे लाइक टू गो टू प्राइवेट डॉक्टर। ऐसा क्यों होता है बच्चों, जबकि देयर आर सो मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ पर, ये प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, एक कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर होता है। तो हर टीयर पर, हर जगह पर ये इंश्योर किया गया है बच्चों कि स्पेशली टू इंश्योर दिस वेलफेयर स्टेट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट की हर जगह पर हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हो। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हम प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं? बच्चों देयर इज़ अ रीज़न ये है कि पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट के द्वारा दी गई, जिन्हें हम पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ कहते हैं, वो थोड़ा सा कम होती हैं। आज भी हम देखते हैं बच्चों कि जो हमारा बजट है, बच्चों बजट होता है एक, जैसे आप अपने घर में देखते होंगे कि हमारे, मान लीजिए आपके घर में 5,000 रुपये की इनकम होती है, तो उन 5,000 रुपये में से आप अपने खर्चों के लिए अलग अलग तरीके से, आपके फादर, आपके मदर पैसा एलोकेट करते होंगे, अप्रोप्रिएट करते होंगे। तो उसी तरीके से सरकार अपना जो इनकम होती है, जो अर्निंग्स होती है, उसमें से छोटे छोटे हेड्स बनाकर अलग अलग चीज़ों के लिए उसको डिसाइड करती है, उसको हम बजट कहते हैं। तो बजट, आज भी जो हमारे देश का बजट है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा पब्लिक हेल्थ को दिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए। आपने देखा होगा कि जब आप प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो यू आर ट्रीटेड डिफरेंटली, वाइल इफ़ यू गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, डॉक्टर्स डू नॉट हैव मच टाइम टू टेंडर यू। तो उस समय आपको एहसास होता होगा कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों हम कहते हैं कि जो फैसिलिटीज़ होती हैं टोटल, उसका जो एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है उसे, तो जो हमारी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। तो सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है कि इन सुविधाओं को दुरुस्त करे, और उसके लिए बच्चों सरकार हमसे टैक्स भी लेती है थ्रू डिफरेंट मीन्स। हम टैक्स पे करते हैं, देयर आर सम डायरेक्ट टैक्सेस, देयर आर सम इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेकिन लगभग हर सिटीज़न किसी ना किसी तरीके से टैक्स पे करता है, और वो टैक्स गवर्नमेंट के अर्निंग के रूप में काम करता है, जिसके बाद गवर्नमेंट उस अर्निंग का कुछ हिस्सा, जैसा भी हमने बताया, बजट के रूप में हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए एलोकेट करती है। बच्चों इसी तरीके से हम एजुकेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं कि एक तरफ प्राइवेट एजुकेशन होती है, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, एक तरफ गवर्नमेंट एजुकेशन होती है गवर्नमेंट स्कूल्स के ज़रिए। वहाँ पर भी आप एक डिफरेंस पा सकते हैं। दैट डिफरेंस में नॉट बी ऑन अकाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचर्स, लेकिन वो जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, फैसिलिटीज़ का होता है। तो बच्चों आज की इस हमारी बातचीत का जो सार है वो यही है, हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि सरकार जो होती है, ख़ासतौर से राज्य सरकार की हम बात कर रहे हैं, तो उसका फंक्शन ये होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी हो, चाहे वो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो, जो भी एक वेलफेयर स्टेट को बनाने के लिए
ज़रूरी होती हैं उनको वो अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करे। और उसके लिए अब चूँकि हमने आपको ये भी बताया है कि देयर आर इलेक्शंस एट पीरियोडिक बेसिस, तो उन इलेक्शंस में यदि हमें लगता है कि कोई सरकार या कोई भी जिस पार्टी को हमने वोट किया है, जिस कैंडिडेट को हमने वोट किया है, वो जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक जो इम्यूनिटीज़ हैं वो पूरा नहीं कर पा रही है, देन वी हैव राइट टू वोट अगेंस्ट दैट। तो हम जब नेक्स्ट टर्म के इलेक्शन होते हैं तो उस समय हम उसको वोट आउट कर सकते हैं और हम किसी ऐसी पार्टी को वोट कर सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं जिसे हमें लगता है कि वो हमारी इन चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल करे। तो बच्चों, आज की हमारी इस क्लास का ऑब्जेक्टिव यही था कि आप समझ पाएँ कि किस तरीके से जो स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। तो बच्चों, आज के लिए रेडियो कक्षा में इतना ही। कल हम आपसे बात करेंगे कि किस प्रकार स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन करती है। अभी हमने आपको बताया कि कैसे उत्तरदायी है स्टेट गवर्नमेंट एक सिटीजन के लिए, लेकिन वो किस तरीके से ये सब काम करती है उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए रेडियो कक्षा में इतना ही। मुझे यानी शोभित शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।